साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजेंद्र सर गुरु कृपा क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज अपन जो पहला टॉपिक लेंगे वो रहेगा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसके अंदर अपन की जैसे ब्लड वगैरह की सप्लाई कैसे होती है, श्वसन की क्रियाएं कैसे होती है, हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, उन सब बातों का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और हाँ, ध्यान रखिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं प्री संचरण तंत्र का, बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इससे पहले मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, और अपन जो पढ़ने का अपनी अप्रोच रहेगी कि किस प्रकार से अपन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, कौन सा टॉपिक कैसे पहले क्या पढ़ेंगे, उस टॉपिक की जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, जैसे क्या भूमिका है अपनी एग्जाम के लिए, कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें कि अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और एग्जाम में क्वेश्चन मिलना एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि मैं पढ़ा भी दूँ और आपको कुछ समझ में भी नहीं आए और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिले, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि जैसे अपन मान लो पहला टॉपिक अपन ने ब्लड का लिया। इससे पहले मैं कुछ शब्दावलियाँ बताता हूँ। एक शब्द होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉजी लिख दिया, LOGI जिसको बोलते हैं, जैसे एंजियोलॉजी। इसके बाद में जैसे हीमेटोलॉजी, इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, हीमोपोइसिस क्या होता है। जैसे फिर मैं यहाँ पे शब्द लिखूँ पोइसिस है, फिर है जैसे मिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ल्यूकेमिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है। पोइसिस का मतलब होता है कि किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया। जैसे मैं आपको कहूँ कि हीमोपोइसिस क्या है, तो हीमोपोइसिस का मतलब क्या है। हीमो का मतलब आपको साइंस में हिम का मतलब ध्यान रखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ब्लड की बात कर रहा है। तो देखिए पोइसिस का मतलब होता है निर्माण। अब यहाँ नाम से स्पष्ट हो गया। मैं आपको ये कहूँ कि ब्लड की जो निर्माण की प्रोसेस है उसको मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे हिम तो ब्लड के लिए आ गया और पोइसिस क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ब्लड का निर्माण क्या हुआ, हीमोपोइसिस, यानी ब्लड का निर्माण हो गया। मैं कहूँ जैसे हिम समूह मैंने अभी आपको बताया, मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ कि हीमेटोलॉजी। क्या है हीमेटोलॉजी, मैंने कहा कि लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लॉजी शब्द आ रहे। मैंने कहा पहले हिम समूह है, हिम का मतलब क्या हुआ, ब्लड से हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि हिम का मतलब हो गया ब्लड से। लॉजी का मतलब क्या हुआ, इसका जैसे अपन बात करें कि अध्ययन। अब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि हीमेटोलॉजी शब्द मैंने यहाँ पे लिखा था, हिम समूह का मतलब हो गया ब्लड से, लॉजी का मतलब हो गया इसका अध्ययन। तो ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। जैसे अपन बात करें, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखूँ आपके सामने, एनजीओ। एनजीओ का मतलब क्या होता है, जैसे प्री संचरण तंत्र को अपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और प्री संचरण तंत्र का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो LOGI शब्द लास्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन होता है। फिर जैसे मैं बात करूं कि जो ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे कि जैसे पीएच के बारे में पूछा था, जो IAS के एग्जाम में आया था कि ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है। तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अपन पीएच क्या होती है, किसने आविष्कार किया था, पीएच में एच का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखे हुए होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है आपको ब्लड ग्रुप से। अब ब्लड ग्रुप में जैसे एग्जामिनर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, अच्छा सा क्वेश्चन बनाया था, अभी यूपीएससी में भी आया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे एक पुरुष है, उस पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, और उसकी शादी एक महिला से हो गई जिसका ब्लड ग्रुप बी है। अब ए और बी ब्लड ग्रुप वाली महिला और पुरुष हो गए। अब उसने एक संतान को गोद ले लिया जिसका ब्लड ग्रुप आपको नहीं दिया गया, और अब आपको कहा कि जैसे उन्होंने गोद लिया उनके पास 3 संतान हो गई, और उस वाली जो संतान उन्होंने जो गोद लिया था उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमा के पूछता है। अपन सबको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बीच बीच में मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह बताता रहूँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर बताना। देखिए देखिए पहला टॉपिक है अपना परिसंचरण तंत्र। अगर अपन बात करें कि सर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। फिर इसके बाद में कहें कि परिसंचरण तंत्र का जो जनक है वो किसको माना जाता है, तो परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था।
इसीलिए अपन कह सकते हैं कि प्रीसंचरण तंत्र का जो जनक है उनका नाम क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे। यानी कि प्रीसंचरण तंत्र का जनक कौन है, विलियम हार्वे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अपन यहाँ पे जो एग्जाम में ये पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आप मस्त रहो, अच्छे से क्लास को ज्वाइन करो, आप पढ़ते रहो। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके जो प्रीवियस वीडियो के जो कमेंट में क्वेश्चन आए थे उनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। देखिए फिर अपन बात करें कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता कितने प्रकार का है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो प्रकार का होगा, जिसमें एक तो होता है खुला परिसंचरण, एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा जो है उसको अपन बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा, बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बुक्स वगैरह में क्या दे रखा है छोड़ दो सब कुछ। ऐसे मान लो कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कीबोर्ड के अंदर डी को डिलीट करो और एंटर प्रेस कर दो, वैसे नहीं करना, आपको शिफ्ट के साथ में डी प्रेस करके फिर एंटर प्रेस करना है, बिल्कुल साफ। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र नाम से स्पष्ट है कि ऐसा सिस्टम है, किसी एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो क्या है, बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल क्या है, ओपन सिस्टम है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई क्रिकेट का खेल मैदान है, बिल्कुल खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो कि कहीं से नदी के पानी का प्रवाह हो रहा है, अब नदी के लिए अपन ने कोई फिक्स रास्ता नहीं बना रखा कि इधर से जाएगी, पानी उधर में कहीं से भी आ सकता है, किधर से, जैसे वर्षा हुई, वर्षा के समय सब हर जगह से पानी आ सकता है। तो देखिए अपन जैसे बात करें कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जिसके अंदर रक्त नलिकाएं जो होती हैं, खुला परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त वाहिकाएं या जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो अब्सेंट होती है। फिर अगर बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें जो रक्त वाहिनियां या रक्त नलिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उपस्थित होती है। अब मैं आपको ये कहूं कि जैसे शहरों में जाते हैं अपन, जब शहर के अंदर गांव से शहरों में जाते हैं या शहर में रहते हैं तो देखिए वहां पे कुछ पानी की टंकियां बनी हुई होती है इस तरीके से, जो कि एक अधिक ऊंचाई पे बनाई जाती है, और इनके ऊपर इस तरीके से ढक्कन लगा हुआ होता है, और इधर चारों तरफ क्या होती हैं, सीढ़ियां, और फिर इनके माध्यम से अपन ऊपर जा सकते हैं, ऐसे होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बड़ी पानी की टंकियां होती हैं उनके अंदर पानी को भरा जाता है, फिर उसमें पानी भरने के बाद में यहाँ से पाइपलाइन लगी हुई होती है इन टंकियों के माध्यम से यहाँ पे, और इन्हीं पाइपलाइन के माध्यम से क्या होती है, शहरों के अंदर पानी की सप्लाई, घर घर तक क्या होती है, पानी की सप्लाई होती है। अब ये क्या है कि एक पूरा सिस्टम बना हुआ है इनका कि पानी जो है वो इतनी इस वाली लाइन से यहां तक जाएगा और बीच बीच में इन घरों में चला जाएगा। उसी प्रकार से क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है उसमें भी नलिकाएं हैं। अब उसमें ये है कि कौन सी धमनियों से कौन सा शुद्ध रक्त जाएगा, किस में अशुद्ध जाएगा, धमनी, सिरा, ये सब कुछ है। तो इसमें क्या हुआ कि देखो यहाँ पे तो क्या है, नलिकाएं उपस्थित हैं। अगर नलिकाएं उपस्थित हैं तो क्या अपन इन नलिकाओं में पानी को देख पाएंगे क्या, जब ऊपर से बिल्कुल पैक है तो नहीं देख सकते। तो इसमें क्या है कि ये नलियां उपस्थित हैं, तो ये किस में आएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। मैं आपको सीधा कहूं कि शहरों के अंदर जो पानी की टंकियां होती हैं वो कैसा सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखिए छोड़ दो अब इसको, ये अपने काम का नहीं। अब इसमें देखो खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्तवाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, और इसमें क्या होगी, रक्तवाहिनियां उपस्थित। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर अगर अपन बात करें कि जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त प्रवाह है किसके द्वारा होगा, रक्त वाहिनियों द्वारा या रक्त नलिकाओं द्वारा। रक्त वाहिनियों द्वारा या रक्त नलिकाओं के द्वारा अगर रक्त का प्रवाह होगा, रक्त का प्रवाह है, रक्त वाहिनियों द्वारा नहीं होगा, क्योंकि रक्त वाहिनियां तो है ही नहीं। तो इसके अंदर तो शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह कहीं से भी हो सकता है, तो ये तो किस में आ जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र में, यानी कि कहीं से भी आओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे अपन बात करें कि जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त वाहिनियों द्वारा,
अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह है रक्त वाहिनियों के द्वारा होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर वैसे ही होगा, शरीर के किसी भी भाग से रक्त का प्रवाह हो गया तो वो किस में आ जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में तो रक्त नलिकाएं उपस्थित होती हैं, और जिसमें रक्त वाहिनी है या रक्त नलिकाएं उपस्थित नहीं होती वो कैसा होगा, खुला परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि सर इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो मोलस्का संघ के जीव आते हैं, और मोलस्का के अलावा ऑर्थोपोडा। मोलस्का और ऑर्थोपोडा दो ऐसे संघ हैं, इनके जो जीव हैं, इनके जीवों के अंदर जो सिस्टम पाया जाता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, और इधर जो बंद परिसंचरण तंत्र है ये किस में पाया जाएगा, एनेलिडा, और एनेलिडा के साथ साथ में जो भी कशेरुकी होते हैं, एनेलिडा और कशेरुकी जीवों के अंदर जो पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकल के ये आती है कि सर इसके कुछ अपवाद भी तो होंगे ना, अपन इंडिया वाले हैं तो अपन तो अपवाद के भरोसे ही जीते हैं। केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि कोई इसका एक्सेप्शन होगा या अपवाद होगा, उसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे भी एक अपवाद चलता है इसका, और इसका अपवाद देखिए क्या है, एक संघ है जैसे मैंने कहा मोलस्का, मोलस्का की उपशाखा है, मोलस्का की उपशाखा जिसका नाम है स्फेलोपोडा, स्फेलोपोडा, और इस स्फेलोपोडा संघ के अंदर जो जीव है दो है, यूनियो है, और यूनियो के साथ में एक दूसरा जीव है उसका नाम है ऑक्टोपस। देखिए मोलस्का की उपशाखा स्पेलोपोडा, स्पेलोपोडा के जीव है यूनियो और ऑक्टोपस, इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या है कि मोलस्का संघ और ऑर्थोपोडा संघ किस में आएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी क्या होता है ना कि मोलस्का की उपशाखा स्पेलोपोडा के दो जीव हैं यूनियो और ऑक्टोपस, इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वैसे इनमें पाया जाना चाहिए था कौन सा, खुला परिसंचरण तंत्र होना चाहिए, लेकिन कैसा होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब देखिए साइंस को अपन बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और फुल डिटेल में पढ़ेंगे जितना अपन पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने कहा आपको कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें कि इसका जनक कौन है, तो इसका जनक कौन हो जाएगा, विलियम हार्वे हो जाएगा। फिर अपन बात करें कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम होता कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा नहीं होता, शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है। और यहाँ पर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त का प्रवाह है रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। फिर अपन बात करें कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है इसमें एक संघ होता है मोलस्का और एक है ऑर्थोपोडा। मोलस्का और ऑर्थोपोडा खुला परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल हैं। एनेलिडा और कशेरुकी जो होते हैं वो बंद परिसंचरण तंत्र के एग्जाम्पल हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि मोलस्का की उपशाखा स्पेलोपोडा की जीव है यूनियो और ऑक्टोपस, इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ में आप प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चल सकते हो। मैं अच्छी तरीके से आपको नोट्स के रूप में लिख रहा हूँ। यह जो हमारी पीपीटी है या पीडीएफ के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम का लिंक है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए फिर चलते हैं आगे अगली स्लाइड में। और यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग लेते हैं सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे ब्लड। और ब्लड को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं, रक्त भी बोलते हैं, कुछ लोग रुधिर भी बोलते हैं।
रुधिर के साथ साथ में इसको जैसे हिमेटो भी बोलते हैं और कुछ लोग तो यहां तक कि खून भी बोलते हैं। पता नहीं बहुत सारे शब्द होते हैं, वो तो अगर जगह के हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो मस्त तरीके से, नोट साथ में लिख लेना। अभी अभी मैंने पहले आपको एक शब्दावली के रूप में 3 शब्द बताए थे। जैसे ब्लड को अपन मैंने कहा था कि हिम जहां पर हो समझ लेना ब्लड से रिलेटेड है। अब ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन वर्णक भी पाया जाता है। मैं कहूं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि लॉजी शब्द जिसके लास्ट में लगा हुआ होता है मतलब अध्ययन करना होता है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख दूं कि ब्लड का जो अध्ययन है उसको, ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। फिर मैंने कहा था कि पोइसिस जो होता है वो निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित होता है। अब मैं आपको कहूं कि आप मेरे को ये बताओ कि जो ब्लड है इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो हिम है और पोइसिस है हीमोपोइसिस। क्या हुआ? हीमोपोइसिस। इसका निर्माण जो है वो क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। अब देखिए यहां पे अपने पास 2 शब्द आ गए कि हीमेटोलॉजी तो क्या है? ब्लड का अध्ययन है, और हीमोपोइसिस क्या है? ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया है। किसको बोलते हैं? साथ साथ में नोट्स लिख लेना। ब्लड का अध्ययन तो हीमेटोलॉजी, ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। अब इससे पहले मैं यहां से थोड़ा सा हट के चलूं, आपको थोड़ा सा मैं बताऊं। यहां पे देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक शब्द होता है, और ये महत्वपूर्ण चीज है, पूछता है एग्जामिनर, और एसएससी का और एनटीपी रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसका संचय किस रूप में होता है? उसमें लिखेगा कैलोरी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में, या उपरोक्त सभी के रूप में। तो देखो, भोजन के रूप में अपन ग्रहण करते हैं किसको? ग्लूकोज को। और जैसे ही ये ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये विखंडित होकर के किसका निर्माण करेगा? CO2 प्लस में H2O, और इसके साथ साथ में किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का। और ऊर्जा का निर्माण किस रूप में करता है सर? ये करता है एटीपी के रूप में। अर्थात हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारे शरीर में ऊर्जा किस से मिलती है? ग्लूकोज के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, उसका विखंडन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्लूकोज तो अपन भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे, तो सर फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन तो अपन श्वास के रूप में ग्रहण करेंगे ना। जैसे कुछ शब्दावलियां हैं, श्वसन, स्वातन, क्या ये एक ही है या अलग अलग है? कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख के भेज देना आप, मैं देख लूंगा, फिर बता दो। देखो, मैंने कहा कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? ऑक्सीजन की। फिर ये ऑक्सीजन टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी में, और एटीपी क्या है? ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की क्या है? मुद्रा है। अब एक बार के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, फिर देखिए बाद में लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया ना? मैंने कहा आपको कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन अपन श्वसन से श्वास लेते हैं तो उसके द्वारा ग्रहण करते हैं, फिर वो ब्लड में घुलती है। ब्लड में कैसे क्या होता है अभी बता दूंगा उसे। अब देखो, अपन लोग बात करें कि ब्लड की जो मात्रा होती है, सर ये मात्रा कितनी होती है? अब ब्लड की मात्रा होगी किसमें? 2 है, एक तो होता है मेल में, और एक अपन बात करें फीमेल में। मेल में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। अब देखिएगा कि जैसे अपने पास में किसी वस्तु को स्टोर करने के लिए अगर जगह ही कम होगी, जगह कम होगी तो उसकी मात्रा भी कम होगी। जैसे 1 लीटर की बोतल है, एक 800 ml की बोतल है, तो पानी की मात्रा अधिक किस में होगी? 1 लीटर में होगी। तो देखिए ब्लड का जो स्टोरेज होता है, शुद्ध और अशुद्ध ब्लड जहां पे स्टोर होता है वो कहां होता है? हार्ट में। कहां पर होगा? हार्ट में। अगर हार्ट का आकार छोटा है
तो रक्त भी क्या होगा, कम हो जाएगा। पुरुष का जो हार्ट का आकार होता है वो 350 ग्राम का होता है और महिलाओं का जो आकार होता है वो कितना होता है, 250 ग्राम। इसीलिए कहते हैं कि ये महिलाएं जो है इनका दिल छोटा होता है, ये 1 ग्राम का दिल लेके इस धरती पे घूम रही है। देखिए महिलाओं के दिल का आकार छोटा है, छोटा होने की वजह से इनमें आधा लीटर ब्लड क्या होता है, कम होता है। अब देखो ब्लड के अंदर एक वर्णक पाया जाता है और इस वर्णक का नाम है HB, बोले तो हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के परमाणु का क्या करता है, परिवहन करता है। अब साथियों आप अच्छे से सुनना मेरी बात को कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें आवश्यकता थी किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ब्लड जिसमें अधिक होगा, ब्लड की मात्रा जिसमें अधिक होगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको कहूं कि अगर मान लो ब्लड की मात्रा जो है, इस ब्लड की मात्रा मेरे शरीर में क्या है, मान लो कम है, किसी के शरीर में भी मान लो कि ब्लड की मात्रा कम है, तो ब्लड की मात्रा कम होगी तो इसके शरीर के अंदर HB यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियसली है, क्योंकि अगर ब्लड ही कम है तो हीमोग्लोबिन कम, ब्लड अधिक हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी अधिक हो जाएगा। अब देखिए हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर ब्लड की मात्रा कम है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा तो यहां से देखिए ग्लूकोज जो है C6H12O6 का विखंडन जो हो रहा था उसके विखंडन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, यानी कि ग्लूकोज का विखंडन भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। अब देखिए जैसे ही ग्लूकोज का विखंडन कम होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था और मैं यहां पे लिख भी देता हूं फिर से, देखिए जैसे इधर लिख देता हूं मैं C6H12O6, इसके साथ में जैसे ऑक्सीजन ऐड होगी और ये विखंडित होगा किसमें, CO2 प्लस में H2O और इसके साथ में ATP के रूप में ऊर्जा। ये महत्वपूर्ण है अपने लिए। यहां पर ग्लूकोज के विखंडन से ऑक्सीजन का ऐड हुआ, हमें क्या मिली, ATP के रूप में ऊर्जा मिली। ब्लड की मात्रा कम है तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या हुआ, कम हो गया। ऑक्सीजन का परिवहन कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो ग्लूकोज का विखंडन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ग्लूकोज का विखंडन कम हुआ तो ATP के रूप में ऊर्जा भी क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं की जो कार्य करने की क्षमता होती है, महिलाओं की कार्य करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, कार्य क्षमता कम होती है। इसीलिए जब भी समाज में कोई भारी भरकम काम होता है तो महिलाएं पुरुषों को आगे कर देती है और कहती है हम तो पीछे से देखेंगे, आपका इसको जाओ और इसको संपन्न करके आओ, कार्य को संपन्न करो। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है इसकी मात्रा कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ग्लूकोज का विखंडन भी कम हो जाएगा, जिससे ATP के रूप में ऊर्जा क्या होगी, कम प्राप्त होती है। इसीलिए कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, नोट साथ में बना लेना आप। ये जो इसकी PPT है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए फिर अपन ब्लड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की बात करें कि सामान्य जानकारी जैसे अपन ब्लड को डोनेट करने गए और अपन ने ब्लड डोनेट किया, या मान लो हमें ब्लड की आवश्यकता है, कुछ भी है, तो ब्लड डोनेट करेंगे तो कहते हैं यूनिट के रूप में ब्लड लिया जाता है। देखिए एक यूनिट में ब्लड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 350 ml, और ये मानक किसके अनुसार है, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार।
बाकी जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में 430 450 मानते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो खान पान है बेहद अच्छा है। अपने इंडिया में तो 67% के समथिंग जो जनता है वो अभी संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कुपोषण का शिकार है। देखिए एक यूनिट में कितनी मात्रा होती है 350 ml, किसके अनुसार है ये? WHO के अनुसार। कई जगह पे आपको 250 भी मिलेगा, 270 भी मिलेगा, गलत है। WHO का जो डाटा है वो कितना है? 350 ml है, ध्यान रखना। फिर जैसे अपन ने ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट करने के बाद में इसको स्टोर करेंगे कहाँ पर? ब्लड बैंक के अंदर। और ब्लड बैंक का जो टेम्परेचर रखा जाता है उस टेम्परेचर का मान है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस या 39.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको लगभग अपन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मान सकते हैं। आया कुछ समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा पॉइंट ये है कि अपन ब्लड को डोनेट करने गए और ब्लड का डोनेट का यूनिट में होता है, एक यूनिट में 350 ml, किसके मानक के अनुसार? WHO के अनुसार। फिर है ब्लड बैंक का जो टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस या 39.9 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि ब्लड को जमने से बचाने के लिए ब्लड में प्रतिस्कंदनकारी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ कौन सा होता है कि ब्लड जो होता है वो हमारे शरीर में भी तो जम सकता है। वैसे ब्लड को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम डेक्सट्रोज, EDTA मिलाया जाता है। ब्लड को जमने से बचाने के लिए सोडियम ऑक्सीलेट, सोडियम डेक्सट्रोज, EDTA मिलाया जाता है। EDTA के पूरे नाम की अगर अपन बात करें, एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। अब सर मैं कहूँ आपको कि मैंने ब्लड को डोनेट किया, उन्होंने मिला के वहाँ पे स्टोर रख दिया और अप्रोक्स 60 डेज तक स्टोर रख सकते हैं, 60 दिन तक। अब ब्लड के अंदर हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है? आपसे क्वेश्चन यही कर लिया मैंने कि ब्लड क्यों नहीं जमता, क्योंकि ब्लड के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जो कि है हिपेरिन। ये हिपेरिन ब्लड को हमारे शरीर में जमने से बचाता है और इस हिपेरिन का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? लीवर में होता है, यकृत में। यानी कि हिपेरिन का हमारे शरीर में निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यकृत को शरीर की रसायनशाला बोलते हैं। इसके पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ। यकृत को अपन क्या कहते हैं? शरीर की रसायनशाला। फिर इसके बाद में बात करें कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो जाएगा? लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत हो जाएगा। और सबसे बड़ा बाहरी अंग आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना क्या होता है? स्किन या त्वचा होती है। अब ब्लड में प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ जो मिलाया जाता है वो कौन सा है? हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण किस में होता है? यकृत में। और यकृत जो है वो शरीर की रसायनशाला और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। अब देखिए अपन लोग जैसे बात करें कि जैसे सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत हो गया, सबसे बड़ा बाह्य अंग पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा, अर्थात त्वचा हो जाएगी। फिर जैसे अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि सर जो ब्लड होता है उसकी पीएच क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पीएच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले देखिए, बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं कि पीएच है क्या। पीएच जर्मन शब्द पुसांस से बना है और जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। और पीएच के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जो कि जर्मनी के निवासी थे। और उन्होंने बताया था कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एक पीएच होती है। और इन्होंने एक स्केल दिया था और उस स्केल पे जो नंबर लिखा हुआ होता है 0 से लेके 14 तक। ध्यान रखना, एग्जामिनर 1 से 14 भी देता है, वो गलत है। फिर इसके बाद में 0 से लेके 14 तक, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसकी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और 7 जो होता है इसको अपन न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं या उदासीन बिंदु बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। जैसे अपन बात करें कि शुद्ध जल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7 होती है।
फिर देखिए जैसे जैसे अपन 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो इधर चलेंगे तो क्षार का मान क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगी। और 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो अम्ल का मान क्या होगा, अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में पीएच से रिलेटेड। अपन साथ में जो भी पॉइंट आएगा पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आगे जब पॉइंट पढ़ेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैं मानता हूं कि ये पीएच वाला एसिड बेस का पॉइंट है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि पीएच 7.4 होती है या फिर उसकी ये होती है तो आप किताब रटोगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साथ साथ में इसको समझ लो। अब मैं यहाँ पे बात करूं, पीएच से एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस 2018 में, और उसने क्या पूछा था कि एक ए है, बी है, सी है और डी, ये 4 प्रकार के अम्ल हैं जिसमें से ए का जो पीएच है वो 6.4 है, बी का 3.2 है, इसका 5.1 है और ये 1.1 है। सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होगा? मैंने कहा 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ चलेंगे तो अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो 7 के पास में कौन सा है, 6.4 है, फिर उसके बाद में 5.1 है, 3.1 है, 1.1। सबसे दूर कौन सा हो गया, 1.1। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से इधर चलेंगे तो दूर चलना पड़ेगा तभी 1.1 आएगा। तो इसका मतलब 7 वाला क्या हो गया, 1.1 क्या हो गया, अधिक अम्लीय हो गया। अब देखिए अपन बात करें कि सर ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4। अब देखो 7.4 मतलब 7 से थोड़ा सा आगे होगा, 7 से थोड़ा सा आगे चलेंगे मतलब क्या हो जाएगा, हल्का एल्कलिन, लाइट एल्कलिन होगा, हल्का क्षारीय। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? मैं क्या कह रहा हूं कि ब्लड जो है वो ब्लड एक यूनिट में 350 ml, WHO ब्लड बैंक का टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस या 39.9 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रोक्स 40 हो जाएगा। ब्लड में प्रतिस्कंदनकारी पदार्थ हिपेरिन होता है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है, हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होगा, यकृत में। और यकृत को अपन क्या बोलते हैं, शरीर की रसायनशाला, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग बोलते हैं। फिर पीएच के बारे में, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है, जो कि कैसा है, हल्का क्षारीय होता है। फिर देखिए ब्लड से रिलेटेड अगले पॉइंट की अगर अपन चर्चा करें कि ब्लड जो है कैसा होता है, एक प्रकार का कार्बोनिल बफर विलियन है। अब आप कहोगे ये बफर विलियन क्या आ गया, और इसका जो फॉर्मूला होता है H2CO3-। अब देखिए बफर विलियन क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो पीएच के परिवर्तन का क्या करते हो, विरोध करते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बफर विलियन। बफर विलियन की डेफिनेशन ध्यान रखना, वे विलियन जो पीएच के परिवर्तन का क्या करते हो, विरोध करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बफर विलियन बोलते हैं। ये हुई ब्लड से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारियां। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, देखिए, और वो मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि ब्लड जो है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। मैंने कह दिया आपको कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। अब ये तरल संयोजी उत्तक है कैसे, देखना इसको मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना जरूरी है, किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में जानकारी के लिए कि ग्रंथियां जो है वो 2 प्रकार की होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ब्लड से रिलेटेड सामान्य जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। एक होता है बहिस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्लैंड्स जो होती है इनमें नलिकाएं प्रेजेंट होती है और अंतःस्रावी के अंदर नलिकाएं जो होती है वो एब्सेंट होती है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, ग्रंथियां जो है बहिस्रावी अंतःस्रावी, बहिस्रावी में नलिकाएं उपस्थित होती है, अंतःस्रावी में नलिकाएं अनुपस्थित होती है। बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है इसको अपन क्या बोलते हैं,
एंजाइम्स बोलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन्स बोलेंगे। और जो दोनों प्रकार का जो एंजाइम का भी श्रावण करती है, हार्मोन का भी श्रावण करती है, ऐसी है पैनक्रियाज। फिर देखिए जैसे एंजाइम की अगर अपन बात करें कि सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लार ग्रंथियां हो जाएगी, और लार ग्रंथियों के साथ में जो अगला होगा अपना वो हो जाएगी दुग्ध ग्रंथियां। लार ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां किस में आ जाएगी, बहिस्राव में, क्योंकि इसमें नलिकाएं उपस्थित होती है और इससे निकलने वाला तरल पदार्थ क्या होता है, एंजाइम होता है। अंतःस्रावी में क्या होती है, नलिकाएं अनुपस्थित होती है, तरल पदार्थ हार्मोन होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें जैसे पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, देखिए पीयूष जो ग्रंथि होती है, एक है जैसे एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि गुर्दे पर पाई जाती है, यहाँ पीछे की तरफ पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि यहाँ पे, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि के पास में भेजे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक हार्मोन भेजना है तो वो किसके माध्यम से आएगा, ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड को अपन बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स भेजे जाएंगे वो ब्लड के माध्यम से किसके पास में भेजे जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड्स के माध्यम पास में भेजे जाएंगे। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो ब्लड है वो क्या है, तरल संयोजी उपटक है। देखिए मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो ग्लैंड्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्जोक्राइन। एक्जोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स जो होती है या जो नलिकाएं होती है वो उपस्थित होती है। और बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला तरल पदार्थ है एंजाइम। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट को और आपको ये जो समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये नोट्स वगैरह साथ में बना के रहें ताकि यहाँ पे